Welcome you all in the Visarga Sandhi. येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. Today we are going to deal with the first few sutras for Visarga Sandhi from Laghu Siddhanta Kaumudi. Here we can say there is a sutra विसर्जनीयस्य सह, आठवां अध्याय तीसरे पाद का 34वां सूत्र। यह सूत्र के अंदर हमें दिखता है कि खरवसानयोर विसर्जनीय, जो आठवां अध्याय तीसरे पाद का 15वां सूत्र है, उससे एक अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति अलग अलग प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। उसमें से ये मंडूक प्लुति है। मंडूक प्लुति मतलब जिस तरीके से मेंढक जब कूदता है तो बीच में बहुत सारी चीजों को छोड़कर नेक्स्ट उसके जगह पर वो पहुंच जाता है, वैसा 15वां सूत्र और 34वें सूत्र में बहुत अंतर दिख रहा है। बीच के सूत्र में ये अनुवृत्ति नहीं है, तो ये डायरेक्टली जंप की हुई अनुवृत्ति है, इसलिए इसको मंडक प्लुति कही है। किसकी मंडक प्लुति हुई है? खरवसान और विसर्जनीय में से खरी की, खर की अनुवृत्ति हुई है। तो ये पूरा सूत्र बनेगा विसर्जनीयस्य खरी सह। विसर्जनीय शब्द दिखने में अलग है, बट वो विसर्ग यही अर्थ से है। विसर्ग का खरी मतलब खर प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण होगा सामने तो स यह वर्ण बन जाता है। तो इस तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विसर्ग अधिक खर इज इक्वल टू स। खर में क्या क्या आता है? 11वें माहेश्वर सूत्र से लेके 13वें माहेश्वर सूत्र तक आता है। खफ चढ़ता चढ़ता हो, कपय शेषसर हल नहीं आता है। तो यह 11, 12 और 13वां सूत्र मिलकर बना हुआ ये प्रत्याहार है। उदाहरण देखते हैं विष्णु प्लस त्राता। विष्णु त्राता में विष्णु के आखिर में जो विसर्जनीय है उसके आगे त्राता यानी त आया है, और त यह खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे हम विसर्ग का स कर देंगे तो बनेगा विष्णुस्त्राता। इतना ही हमें करना है कि विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण दिखे तो उसको स में बदल देना है। यहाँ पे अलग उदाहरण है और एक कह प्लस चित। कह प्लस चित में हमें दिखाई देगा कि कह का जो विसर्ग है उसके आगे चित यह शब्द का च आया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में ये जो च है इसको विसर्जनीय से सह, यह सूत्र से च खर प्रत्याहार का वर्ण होने की वजह से जो विसर्ग है उसको स में कन्वर्ट कर देंगे, तो कस प्लस चित ऐसा हमें शब्द मिला। तभी कस प्लस चित जब ऐड करते हैं तब एक हल संधि का नियम आता है, स्तोहोश्चुनाश्चुहु। स्तोहोश्चुनाश्चुहु में हमें यहाँ पे क्या समझना है, तो ऊपर की लाइन में देख सकते हैं हम लोगों ने लिखा हुआ है स के आगे चुना यानी श वर्ण या च वर्ग का कोई भी वर्ण, च छ ज झ स के आगे श या च छ ज झ में से कोई भी वर्ण आ जाए तो चुहु
वैसे सिर्फ श लेना है, यानी वो स का श बन जाता है। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही अंडरस्टैंड करना है, स का श होता है, बट कब? स के आगे श, च, छ, ज, झ, ञ आए तभी। तो यहाँ पे कस प्लस चित में कस जो स है उसके आगे चित च यानी च वर्ग का वर्ण आया हुआ है, इसीलिए स का श हो जाएगा और कस प्लस चित का स्तोहोश चुनाश चुहु से कश्चित हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, कह प्लस टी कते ऐसा शब्द है, विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार आने की वजह से विसर्जन इससे सह से विसर्ग का स हो गया, कस प्लस टी कते ऐसा शब्द बन गया। कस प्लस टी कते में और एक सूत्र हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये भी हल संधि का सूत्र है, स्तोहोष्टुनाष्टु। एक्चुअल सूत्र है ष्टुनाष्टु। स्तोह की अनुवृत्ति ली पिछले सूत्र से, तो हमें समझ में आता है कि स के आगे अगर श या ट वर्ग का कोई भी वर्ण आता है, ट ठ ड ढ ण, तो स का श पोटफोड़िया श बन जाता है, इसीलिए कस प्लस टिकते का हो गया कष्टिकते। स्तोहोश्चुनाश्चुहु एंड स्तोहोष्टुनाष्टुहु। इसके डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हल संधि का सूत्र है, तो हल संधि में उसको जानेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ष्टुनाष्टुहु से स का श हो जाता है और स्तोहोश्चुनाश्चुहु से स का श हो जाता है। इतना ही फर्क हमें याद रखना है। अभी ये जो आखिर वाला सूत्र है वो है वाशरी, 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 36वां सूत्र। वाशरी, वा से समझ में आता है ये ऑप्शनल है, मतलब आप शर प्रत्याहार जब भी सामने रहेगा, क्योंकि वो सप्तमी में है, तो शर प्रत्याहार जब भी सामने रहेगा किसके, बट ऑब्वियस विसर्ग संधि चल रही है तो विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे शर प्रत्याहार रहेगा तो आप ऑप्शन रख सकते हो। एग्जाम्पल देखते तो समझ में आएगा। यह वाशरी सूत्र के अंदर विसर्जनीय सह का विसर्जनीय का अनुवृत्ति है, शर परे विसर्जनीय, उसमें विसर्जनीय शब्द का भी अनुवृत्ति है। तो काशिका वृत्ति में देखेंगे तो समझ में आएगा, शरी विसर्ग से विसर्गो वा, शर प्रत्याहार जब भी है तो विसर्ग की जगह पर विसर्ग ही होगा, वा ऑप्शन के साथ। ये उनकी स्पेशलिटी हमें अंडरस्टैंड करने को मिल जाती है। शरी विसर्ग से विसर्गो वा, तो इस तरीके से हमें जो डिफरेंशिएट है वो अंडरस्टैंड रखना है कि ऑप्शनली विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, या फिर अब तक जिस तरीके से हम लोग चेंजेस कर रहे थे वो कर सकते हैं। उदाहरण है हरि ही प्लस शेते, हरि ही प्लस शेते, इसके अंदर विसर्ग के आगे श आ गया है, तो खर प्रत्याहार में से आता है ये श, तो विसर्जन से सह से हम विसर्ग का स कर देंगे, तो हरिस प्लस शेते हो गया। अभी हरिस प्लस शेते जब भी होता है तभी स्तोहोश चुनाश चुहु से, क्योंकि स के सामने श आ गया है इसलिए स का श हो जाएगा हरिश शेते। इस तरीके से मेरा एक रूप बन गया जो अब तक मैंने अंडरस्टैंड किया था। वा या ऑप्शन से जो अभी सूत्र हमें दिख रहा है वा शरी, वो क्या कहता है, हरि ही प्लस शेते आपको करना है। विसर्ग के सामने शर प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण आता है तो आप उसको एज इट इज विसर्ग ही रख सकते हो, उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हरि ही शेते विल रिमेन हरि ही शेते इटसेल्फ। तो दो फॉर्म बनेंगे हरि ही प्लस शेते के, एक हरि शेते बनेगा या फिर ऑप्शन से वा शरी से हरि ही शेते, ऐसा दूसरा आंसर भी आएगा। दोनों आंसर बराबर है, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव डन with the first few basic sutras of Visarga Sandhi. Thank you so much. Let's meet in the next module. Bye.